हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरी है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में। तो अभी तक हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ चुके होते हैं और वर्क एनर्जी पावर में हम लोग किसी बड़े बॉडी को एक पार्टिकल मान के काम करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग अभी तक पार्टिकल डायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब कोई बड़ा बॉडी भी अगर है तो उसको हम एक पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग जो है उस पर जो भी लगने वाले फोर्सेस होते हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, mg हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, है ना, ये सभी दिखाते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर बॉडी का मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम हमको हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी उस बॉडी का। ठीक है, तो ये हम लोग लिख पाते हैं इसीलिए क्योंकि अगर बॉडी बड़ा भी है उसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है, हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होता है, इसीलिए हम लोग ये लिख पाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। एक बड़े बड़े बॉडी में आपका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो, हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर सेम है तब तो हम लोग लिख पाएंगे, अगर सेम नहीं है तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे उस बॉडी का मोमेंटम या उस बॉडी पर फोर्स। तो उसके लिए हम लोगों को सेंटर ऑफ मास जानना होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपका मार्कर है, इसको अगर हम अभी हवा में उछालें और बोलें बताओ इस मार्कर का मोमेंटम क्या होगा, तो इसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, कि ये तो इस मार्कर का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास आपका ये बीच वाला पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन जब ये घूम रहा होता है ना, तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है आपका अलग अलग है। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आप देखोगे कि अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हर एक पॉइंट का मोमेंटम अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस मार्कर का मोमेंटम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा इस मार्कर का मास और इस मार्कर के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है ना, इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इस बॉडी का मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को सेंटर ऑफ मास पढ़ना जरूरी है ना। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा? बॉडी का मास और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? किसका हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक किसी बड़े बॉडी में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो, हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम हो, कोई जरूरी नहीं है ना। इसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना होता है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिखना होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ना जरूरी है ना। एक एग्जांपल और आपके सामने हम रखते हैं। ठीक है, आपका एक पहिया है, व्हील। ठीक है, ये आपका एक व्हील है। ठीक है, ये आपका एक व्हील है और ये व्हील आपका रोलिंग कर रहा है। रोलिंग के बारे में आपको हम बता दें, रोलिंग के बारे में बता दें, जैसे आपका बाइक का व्हील होता है, जब बाइक चल रहा होता है तो व्हील आपका रोलिंग में है। कार का व्हील आपका रोलिंग में होता है जब वो कार चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं रोलिंग में है, तो आप एक छोटा सा काम इसमें करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस व्हील के पेरीफेरी में, है ना, छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ है, छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ है और ये व्हील आपका रोलिंग में है। तो आप पाएंगे कि ये जो बल्ब है आपका, ऊपर वाला बल्ब, ये थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई देगा आपको ये, है ना। और ये जो बल्ब आपका है वो आपको ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, ये बल्ब आपको ब्राइट दिखाई देगा और ये बल्ब आपको धुंधला दिखाई देगा, है ना, ब्लर दिखाई देगा। ये इस बात को दिखाता है कि इस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है और इस पॉइंट का वेलोसिटी कम है। हालांकि अगर आप रोटेशन पढ़ोगे तो आप वहां पे पता कर पाओगे कि इस अगर सेंटर का वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी आपका 2v हो जाएगा, अगर ये रोलिंग में है तो। ठीक है, ये आप पता कर पाएंगे। तो फिलहाल उस पर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्हील आपका रोलिंग में है, ठीक है, तो अपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा और नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कम होगा, है ना। क्योंकि अभी आपने देखा कि ये जो बल्ब आपको दिखाई देगा ये ब्लर दिखाई देगा और ये बल्ब आपको ब्राइट दिखाई देगा। ये इस बात को दिखाता है कि ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है और नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस व्हील का मोमेंटम क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा, है ना, इस व्हील का मास और वेलोसिटी किसका लेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास का। वेलोसिटी किसका लेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज हम बॉडी पे फोर्स, बॉडी पे मोमेंटम लिख नहीं पाएंगे अगर एक बॉडी में डिफरेंट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है तो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसको निकालने का क्या तरीका है? ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये आपका इट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, inside or outside the body where
we assume all the masses of body is to be concentrated, है ना। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर या उस बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ये पॉइंट, है ना। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि उस पूरे बॉडी का मास उस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है ना, कंसंट्रेट किया होगा, ठीक है। जैसे आपका मार्कर है, तो इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में, मतलब जिस पॉइंट से ये बैलेंस हो जाएगा वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो जैसे आपको इसको मिटाते हैं, ये आपका प्लेट है, अगर ये आपका कोई प्लेट है, ठीक है, तो इस प्लेट को आप अगर इस पॉइंट से उठाते हैं, इसके मिडिल में जो पॉइंट है, तो ये प्लेट आपका क्या होगा, उठ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। जैसे आपका ये रॉड है, तो रॉड का जैसा अभी भी हम लोग देखें, इस पॉइंट के बाद ये रॉड बैलेंस हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट के बाद ये रॉड आपका उठ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। जैसे आपका कोई रिंग है, तो आप एक इमेजनरी अगर स्ट्रिंग यहाँ पे बांध दें, तो इस पॉइंट के बाद ये जो रिंग है, ये रिंग इस पॉइंट के बाद बैलेंस हो जाएगा। ये आपका इमेजनरी स्ट्रिंग अगर आप मानिए यहाँ, ठीक है, आप समझिए कि यहाँ एक इमेजनरी स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो इस पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका रिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर वाला पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो मास निकालते हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास हम लोग दो तरह के बॉडी का निकालते हैं, एक को निकालते हैं पॉइंट मासेस का और एक निकालते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले पॉइंट मास होता क्या है, फिर हम लोग पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, है ना। हम लोग बात करते हैं पॉइंट मास का। तो एक्चुअली पॉइंट मास से मतलब ये दिमाग में रहता है कि बहुत छोटा मास होगा, तो हम आपको बता दें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट मास छोटा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको एक छोटा सा बात हम बताते हैं, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े हैं तो उसमें आप ये वाला काम जरूर किए होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका मून है और ये आपका अर्थ है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच r मान लेते हैं, तो इस दोनों में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, Gm1 × m2 by r²। ऐसा आप लोग फॉर्मूला लगाते होंगे, आपको बताया था ये फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए होता है, ठीक है। तो पॉइंट मास का मतलब होता है कि अगर दो मासेस के बीच का सेपरेशन उस बॉडी के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है, तो उस दो बॉडी को हम लोग पॉइंट मास मान सकते हैं, ठीक है। पॉइंट मास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत छोटा साइज उसका, पॉइंट मास का मतलब उसके साइज से नहीं, ठीक है। अगर दो मासेस के बीच का सेपरेशन उस बॉडी के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है, तो हम उस दो बॉडी को, है ना, एज ए पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मासेस का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सपोज कीजिए, अच्छा, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए कि स्पेस में बहुत सारा मासेस है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, बहुत सारा मासेस स्पेस में है, ठीक है। ये आपका m1, ये आपका m2, ये आपका m3, ठीक है। इसका जो सेपरेशन है इसके साइज से ज्यादा है, ठीक है। तो इस बॉडी को हम लोग पॉइंट मास मान रहे हैं यहाँ पे। इस बॉडी का हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। 4-5 मास है तो उसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब 4-5 मास अगर स्पेस में है, अगर उस सभी मासेस को हम कनेक्ट कर दें तो किसी न किसी पॉइंट के बाद बैलेंस हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वही हमको ढूंढना है। तो इसका निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दो, ठीक है। पहला काम क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस पहला काम है हमारा कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ करना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। पहला हमारा स्टेप है ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि सभी मासेस का आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द मासेस, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द मासेस। ये सभी मासेस का आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस मास का पोजीशन हो गया r1 वेक्टर, इस मास का पोजीशन हो गया r2 वेक्टर, इस मास का पोजीशन हो गया r3 वेक्टर। इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा इस मास का x2 y2 z2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा x3 y3 z3,
ठीक है, इस मास का अपना कोऑर्डिनेट है। तो पहला काम हमने क्या किया, इस पॉइंट मासेस का मतलब पहला काम क्या कि कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया, दूसरा इस पॉइंट मासेस का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, और तीसरा हम लोग को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। अगर इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पोजीशन जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, इसका फॉर्मूला है आपका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से और भी मासेस होंगे तो इसी में ये जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे m1 का आपका बॉडी का मास हो गया, r1 हो गया इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर जो है ना, r1 क्या हो गया इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर, और ये जो r है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, और ये सारा मास इस पॉइंट के बाद बैलेंस हो जा रहा है, तो ये जो आपका आया ये आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। आरसीएम क्या है, आरसीएम आपका है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये आपका है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन है आरसीएम। ठीक है, R1 क्या है, R1 है M1 मास के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, R2 क्या है M2 मास के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। सिमिलरली R3 क्या होगा M3 मास के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। यहां पर आप लिख सकते हैं R1 क्या है, R1 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1। सिमिलरली R2 M2 मास के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। ठीक है, इस हिसाब से ये अब जरा समझिए कि ये सेंटर ऑफ मास यहां आता है स्पेस में, तो इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा। आप अगर समझ पा रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पेस में बहुत सारा मासेस है, उस मासेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ आया, तो ये आपका आरसीएम हो गया ना, आरसीएम जो अभी आपने निकाला है ये आपका आरसीएम हो गया। तो इस आरसीएम का x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा। अब ये तीनों अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका है। ठीक है, आइए उस पर बात करते हैं। ये तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया। अगर इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ये चलता जाएगा ऐसे m1 प्लस m2 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसमें यही चलेगा m1 y1 प्लस m2 y2 है ना, इसमें चलता जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो ये हो जाएगा m1 z1 m2 z2 है ना, नीचे m1 प्लस m2। जैसे कि आप समझ रहे हैं एक्सियम क्या है, ये सेंटर ऑफ मास आया, अभी भी हमने बताया आपको, जैसे मान लीजिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये आरसीएम आ गया, इस आरसीएम का x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, मतलब सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, उसका हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ऐसे चलेगा आपका ये। यहाँ पे x1 क्या है, x1 आपका है m1 मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमने लिखा है ना x1 क्या है m1 मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, x2 क्या है m2 मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, x3 क्या है m3 मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y1 क्या है m1 मास के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। आप जैसा कि देख पा रहे हो ये m1 मास का ही तो कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का, m1 मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ये, m2 मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ये, m3 मास के सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इस पे कुछ सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास दो मास है, उस दो मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा हम लोग पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो मास है, एक m2 एक हमारा m1, दोनों के बीच सेपरेशन हमारा d है। ठीक है, अब हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आपको बता दें सेंटर ऑफ मास तो इस दो मास के बीच में ही कहीं ना कहीं पे किसी न किसी पॉइंट पे होगा, कहाँ पे होगा वो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया पहला काम क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है, तो चलिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा z एक्सिस हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मास हमारा m1 है ना।
अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा d,0, ठीक है। तो और हमको ये पता है कि इसका जो सेंटर मास होगा इसी दो मास के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट सेंटर मास 0 आएगा अगर आप निकालेंगे अभी, तो है ना, केवल x कोऑर्डिनेट सेंटर मास हमें निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर मास होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जैसा कि आपको पता है m1 आपका कितना है, m1 की वैल्यू तो m1 ही है। इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस m2। x2 क्या है, x2 है m2 का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट। तो m2 का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है आपका d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ये आ गया m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस दो मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे कहीं होगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा, ठीक है, m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरीके से अगर ये डिस्टेंस आपको अगर निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d माइनस ये वाला डिस्टेंस। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके ये रिजल्ट आपको आएगा m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका दो मास है, एक m2 है एक आपका m1 है, ठीक है। तो इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे सेंटर मास है। अगर ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, तो इधर वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास नीचे इनटू दोनों के बीच का जो सेपरेशन था d। अगर ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है, m2 से डिस्टेंस है ना, तो ये वाला मास m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो, ये रिजल्ट आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये रिजल्ट आपको आ रहा है। ये आपका ये है और ये आपका ये है, ये रिजल्ट आपका है। तो आप इस वे में याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, जैसे m1 मास है m2 मास है, तो सेंटर मास बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो m1 मास से जो दूरी होगा इस सेंटर मास का, m1 मास से जो सेंटर मास का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इधर वाला मास m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन जो आपका d था। अगर इस मास से सेपरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो ये वाला मास m1 है ना डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में इस दोनों के बीच का सेपरेशन। इस वे में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टू मास सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा मतलब जरूरत पड़ता है, ठीक ठाक जरूरत पड़ता है ना, तो अगर ये याद रहे फॉर्मूला तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। और इसमें एक बात और आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये m1 है, ये आपका m2, ठीक है। तो इसका सेंटर मास आपका यहाँ निकल गया। मान लेते हैं डिस्टेंस आपका x1 है, ये डिस्टेंस आपका x2 है। तो x1 कितना आया, x1 आया आपका m2d, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपका सेपरेशन दोनों के बीच का d है। तो m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरीके से x2 कितना आएगा, ये आएगा m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर आप x1 x2 को डिवाइड करेंगे, x1 x2 को अगर डिवाइड करते हैं आप, तो आपका ये आ जाएगा m2 बाय m1, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास से जो मास का सेपरेशन है ना, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझ रहे बात को। जैसे x1 क्या था, x1 आपका था m1 मास से सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन, x2 क्या था m2 मास से सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन, ठीक है। तो अगर x1 बाय x2 आप करते हैं तो ये मास के इनवर्स में आता है। आप देखिए x1 जो है x1 बाय x2 क्या आता है, m2 बाय m1 आता है, ठीक है। तो मतलब जो सेंटर ऑफ मास से जो मास का सेपरेशन है वो मास के इनवर्स में आता है, अगर आप ध्यान से देखें इस रिजल्ट को, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो x क्या होगा, कम होगा, है ना। मतलब ये मास जितना ज्यादा हैवी होगा, जितना भारी होगा, ये x मतलब क्या, सेपरेशन सेंटर ऑफ मास का, वो उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है हैवी मास के नजदीक लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, हैवी मास के नजदीक लाई करता है।
आप एक बार और इसको समझिए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि x जो है m के इनवर्स में है। ठीक है, x क्या है? सेंटर ऑफ मास से मास का सेपरेशन, सेंटर ऑफ मास से मास का सेपरेशन। ठीक है, तो अगर आपका m ज्यादा है, x क्या होगा? आपका कम होगा। m अगर ज्यादा है तो x आपका कम होगा। कम मतलब क्या है? इसी मास के नजदीक होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है हेवी मास के नजदीक लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहाँ लिखना चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ मास लाई नियर हैवी मास, हैवी मास के नजदीक आपको लाई करता है ना। और दो मासेस को अगर आप मिलाते हैं तो उसके बीच में कैन के सेंटर मास मिलेगा। ये सब बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह सब है। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे इसको रखते हैं। थैंक यू।